देखिए, जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो देखे थे पार्ट 1 वेरिएशन का, जो कंपाउंड प्रोपोर्शन में पढ़ना होता है, तो ये दूसरा वीडियो है। और पिछले दिन हम लोग जहाँ छोड़े थे उससे थोड़ा सा आगे आज बढ़ना चाहते हैं। और देखिए ये आगे क्या है। एक सवाल है ये जो अक्सर एग्जाम में आता है, लिखा हुआ 2 दांतेदार पहिया हैं जिसमें 24 और 28 दांत हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दांत का मीनिंग ना टिथ नहीं होगा, यहाँ पे दांत का मीनिंग कॉग होगा। तो मैं इसका यूज करूँगा इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, कॉग, दांतेदार पहिया में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है कि आपस में फंस कर चलते हैं। तो जैसे दांत जो होता है दांतेदार पहिया में, तो दांत है फिर दांत है, तो वो आपस में फंस के चलता है। दूसरा पहिया 30 सेकंड में इतना, पहला पहिया 18 सेकंड में कितना। तो इसमें थोड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे चक्कर है, यहाँ पे चक्कर है एक टर्म है आपका सेकंड, और आप देखिएगा दांत है, सेकंड है यानी समय है, और चक्कर है। ये तीनों टर्म है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, बस पहिया है। तो होता क्या एक्चुअली कि जो चक्कर होता है ना दांतेदार पहिया में, जो चक्कर होता है, तो जैसे चक्कर होगा तो सीधी सी बात है, चक्कर लगेगा तो समय भी लगेगा, यानी जैसे चक्कर बढ़ता जाएगा तो समय भी बढ़ता जाएगा। तो चक्कर और समय का जो संबंध होता है वो सीधा समानुपात का होता है। जबकि चक्कर जो होता है इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि आपस में फंसकर चलते हैं, मीन्स जो दांतेदार दांत वाला पहिया है आपस में फंसकर चलता है। तो मैं जानना चाहता हूँ चक्कर और समय का तो संबंध पता चल गया, अब चक्कर और दांत का यदि संबंध पता करूँ तो सीधी सी बात है, जिसमें दांत फंसकर चलेगा, तो जिसमें दांत का संख्या यदि ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फंसेगा, कम होगा तो कम फंसेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि चक्कर मैक्सिमम कब होगा, तो चक्कर ज़्यादा होगा जब दांत का संख्या ज़्यादा होगा या कम होगा, तो सीधी सी बात है कम होगा, क्योंकि ज़्यादा दांत होगा तो ज़्यादा फंसेगा, जैसे ज़्यादा फंसेगा तो चक्कर कम होगा। यानी चक्कर और दांत का संबंध जो होगा वो हमेशा, यहाँ दांत की जगह मैं कॉग लिख लेता हूँ, थोड़ा आपके लिए आसानी होगा। ध्यान रखिएगा, ये कॉग मीन्स दांत। तो यहाँ पे जो कॉग होगा, यहाँ आप टाइम भी लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे टाइम ही कर देता हूँ, देखिए ये टाइम। और चक्कर का इंग्लिश होता है आपका टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चक्कर और दांत का जो संबंध है, तो चक्कर अगर ज़्यादा होगा, चक्कर ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो दांत का संख्या कम करना होगा ताकि वो फंसे नहीं। यदि ज़्यादा दांत का संख्या होगा तो आपस में फंसते ही रह जाएगा, तो चक्कर लगाएगा कब। तो चक्कर और दांत का संबंध होता है उल्टा, चक्कर की संख्या ज़्यादा जब दांत की संख्या कम, दांत की संख्या ज़्यादा तो चक्कर की संख्या कम। चक्कर और समय में संबंध, जितना चक्कर लगेगा समय भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो इसको यदि आप सिंप्लीफाई करिएगा पिछले क्लास के अनुसार, तो ये हो जाएगा आपका चक्कर इक्वल हो जाएगा, इसके बदले कांस्टेंट लगा देते हैं और ये आपका इनटू हो जाता है, यानी टाइम इन बाय कॉग। तो यहाँ से के का मान आएगा वो ये होगा चक्कर गुने कॉग बटे टाइम। तो मैं चाहूँगा आप तमाम विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हो वो रट जाइए कि जब भी दांतेदार पहिया वाला सवाल आए, जब भी दांतेदार पहिया वाला सवाल आए तो हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि सीधा फार्मूला लिख देंगे, चक्कर गुना कॉग बटे टाइम, चक्कर गुना कॉग बटे टाइम। तो जो के का मान पहला कंडीशन में, वही के का मान दूसरा कंडीशन में। ये बात मैंने पिछला वीडियो में कहा था, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो पिछला वीडियो जाके देखें। तो कहने का मतलब ये है कि चक्कर के का मीन्स आ गया चक्कर गुना कॉग बटे टाइम। तो अब पहला के अनुसार यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा के अनुसार खेला खत्म हो जाएगा। तो चक्कर गुना कॉग, तो पहला पहिया देखिए, तो पहला पहिया 18 सेकेंड, तो समय तो नीचे में है, तो पहला वाला का समय नीचे हो गया 18। पहला वाला का चक्कर गुना कॉग, तो पहला वाला में जिसमें 24, तो पहला वाला में 24 है, कॉग यानी दांत। पहला पहिया कितना चक्कर, वही पहला वाला का चक्कर निकाल रहा है, तो चक्कर को हम लोग x मान लिया। हम जानते हैं चक्कर गुना कॉग, चक्कर गुना कॉग यानी चक्कर गुना दांत बटे समय, चक्कर गुना कॉग बटे टाइम। रट जाइए, चक्कर गुना कॉग बटे टाइम, तो चक्कर गुना कॉग बटे टाइम। दूसरा वाला का चक्कर देखिए, दूसरा पहिया 180 चक्कर, चक्कर गुना कॉग, तो दूसरा में 28 बटे टाइम, तो दूसरा वाला पहिया 30 सेकेंड हो गया। फिर से चक्कर गुना कॉग बटे टाइम, चक्कर गुना कॉग बटे टाइम। कब, जब दांतेदार पहिया वाला सवाल आएगा, और निश्चित ऐसा आता ही है, अक्सर आया एग्जाम में। अब इसको आप जितना जल्दी काट लो उतना बेहतर है। अब मैं इसको यदि काटूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये 6 से 3 बार में, और 6 से 6 18, 6 से 4 बार में, 30 से कट जाएगा ये 6 बार में, 4 से कट जाएगा 7 बार में,
अब यहाँ से x का मान आ जाएगा 6 18, 18 7 126, इसका आंसर है, यानी आंसर हो जाएगा डी। यानी एग्जाम में आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आपका बेस बना रहा था, इस ये बेस था, लेकिन ये मेन है। रट जाइए के कांस्टेंट यहाँ आएगा। दांतेदार पहिया वाला सवाल में चक्कर और समय सीधा समानुपाती, चक्कर कॉक व्युत्क्रमानुपाती, और के का मान आएगा चक्कर गुना कॉक बटे टाइम, चक्कर गुना कॉक बटे टाइम, चक्कर गुना कॉक, चक्कर गुना दांतों की संख्या बटे समय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं आपको कहूँ, ध्यान से देखिएगा, देखिए अब दूसरा वाला सवाल भी इसी तरह का है। दो दांतेदार पहिया हैं, आपस में फंसकर चलते हैं। तो अभी आप लोग जाने कि फॉर्मूला होता है चक्कर गुना कॉक। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, हालांकि लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिख रहा हूँ, चक्कर गुना कॉक बटे टाइम। इसी कंसेप्ट के आधार पर आप इसको भी बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला वाला पहिया में है 10 सेकेंड, तो पहला वाला का टाइम नीचे आ गया 10। पहला पहिया 24 दांत, 24 आ गया ऊपर। पहला वाला पहिया 10 सेकेंड में 25 चक्कर, तो चक्कर ऊपर। दूसरा पहिया 1 मिनट, तो यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। दूसरा पहिया बोलता 100 चक्कर। अब बोलता दूसरा वाला में दांत, तो दांत यहाँ x, फिर काटिए, इससे ये खत्म हो गया। 25 से 4 बार में और 4 से 6 बार में, और x का मान 6 चौके 36। बोले कितना समय लगा? कुछ भी समय नहीं लगा, आंसर आ गया। फिर से चक्कर गुना कॉक बटे टाइम, चक्कर गुना कॉक बटे टाइम। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरह का सवाल आपका हमेशा बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। ये सवाल जो था पिछला वाला, ये थोड़ा अलग सवाल था, ध्यान से देखिएगा। ये एक सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सीखिए कैसे बनेगा। वो दांत वाला सवाल हो गया। अब देखिए, मेरे ख्याल से दांत वाला सवाल एक और होगा, देखते हैं। 6 हो गया, 6 ये वाला हुआ, ये नहीं हुआ। ये देखिए, सीखिएगा कैसे बनेगा। दो दांतेदार पहिया जिसमें से एक का 24 है, दूसरा का 36 है, आपस में फंस गया। फिर वही वाला बात हो गया। आप तो जान रहे हो क्या होता है, चक्कर गुना कॉक बटे टाइम। देखिएगा, चक्कर गुना कॉक बटे टाइम। तो मैं उसी आधार पर यहाँ देख रहा कि दो दांतेदार जिसमें से एक में 24 है, तो पहला वाला में 24 है, तो यहाँ 24 आ गया। पहला वाला बोल रहा है कि 15 सेकेंड, तो ये आपका समय नीचे आ जाएगा 15। पहला वाला कितना चक्कर, तो x। दूसरा में 36 दांत है, तो 36। दूसरा में चक्कर कितना है, दूसरा में 1 मिनट में 120 चक्कर। 1 मिनट का मिनट से होता है 60 सेकेंड। काट दीजिए इसको, 60 से 2 बार में। अच्छा, ये काट सकते हो आप। 36 दूना 72, तो 24 तिया 72, x का मान 15 तिया 45। आंसर हो गया, आंसर डी। इस तरह का आपका सवाल रहेगा, आपको बनाना होगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 8, ये 8 नंबर सवाल। 9 आ गया, पहले 9 देखिए फिर 8 बता दूंगा। 9 नंबर सवाल कहता है कि एक वाष्पचलित इंजन रेल के डिब्बे के बगैर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होता है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन यहाँ लिखा हुआ था। क्या कह रहा है, डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती इंजन में गति में कमी, यानी गति में जो कमी है वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, गति में कमी। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, भी जो है, भी वेलोसिटी यहाँ पे नहीं है, भी का मतलब यहाँ होगा गति में कमी। भी जो है, भी मीन्स गति में कमी, गति में कमी। देखिएगा, गति में कमी जो है, खुद सवाल में कह रहा है कि गति में कमी लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल, लगाया गया डिब्बा के संख्या का वर्गमूल। तो लगाया गया डिब्बा का संख्या मान लिया n, उसका वर्गमूल के समानुपाती है। देखिएगा, समानुपाती है। फिर से, गति में कमी यानी भी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती, डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। अब कहता है 4 डिब्बों के साथ उसकी गति 20 हो जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ से, अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा पिछले क्लास के आधार पर, तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो ये होगा v = k × √n।
यहाँ से यदि मैं k का मान पूछूं तो आप बोलोगे v/√n, यही तो आपको निकालना होता था इससे पहले। तो अब आपको सबको पता है v का मतलब इस सवाल में है गति में कमी, नॉट गति। ऐसे जनरली हम लोग v का मतलब वेलोसिटी कहते हैं, गति, लेकिन इस प्रश्न में गति नहीं है, कह रहा है गति में कमी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले था नॉर्मल में 24, गति में कमी, गति हो जाता है 20, तो 24 से 20 हो जाता है, यानी कमी कितना हुआ? तो ऑब्वियसली 4, गति में कमी 4, कितना डब्बा लगाने पर? तो 4, तो v/√n यानी v/√4। अब कहता है कि डिब्बों की अधिकतम संख्या बताइए जिसे वो इंजन खींच सकता है, अधिकतम संख्या बताइए जिसे वो इंजन खींच सकता है। तो मैं कह रहा था कि उसको नॉर्मल स्पीड कितना था? तो 24, तो नॉर्मल वो डिब्बों के बगैर कोई डिब्बा उब्बा नहीं, खाली इंजन, तो 24 की स्पीड से चल सकता है। कह रहा अधिकतम संख्या बताइए, तो सीधी सी बात है, कोई रेलगाड़ी अगर चल रहा है 24 से, कुछ डिब्बा उसमें लादे तो वो हो गया 20, यानी 24 से 20 हो गया डिब्बा लादने पर। तो अगर अधिकतम वो कितना खींच सकता है? तो अधिकतम वो तब तक खींचेगा जब तक वो गाड़ी रुक ना जाए। कहने का मतलब वो जब रुक जाएगा, जैसे वो खींच रहा है तो हम अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे कि कितना अधिकतम खींच सकता है। हम तभी अधिकतम बता पाएंगे जब वो गाड़ी पूरी तरह से रुक जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, तब जानेंगे नहीं इससे ज़्यादा वो नहीं ले जा पाएगा, ये मैक्सिमम था। यानी मैक्सिमम पूछ रहा है कि कितना खींचेगा, तो हम जाने मैक्सिमम तभी होगा जब वो गाड़ी बैठ जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब था 24 मैक्सिमम, तो अभी हम दे रहे हैं वो 20 हो गया, फिर 18 होगा, फिर 17 होगा, फिर 15 होगा, मैंने खींचिए रहा तो मैक्सिमम नहीं बता पाइएगा जब तक नहीं वो जीरो हो जाए। मतलब 24 था, अगर वो अधिकतम खींचने के बारे में पता करना चाहते हैं कि अधिकतम कितना खींचेगा, तो हम तब बताएंगे जब वो जीरो हो जाएगा। मतलब गति में कमी कितना होगा? तो 24 था, जीरो हो जाएगा तो कमी होगा 24 का। ये 24 कहाँ से आ रहा है? फिर से बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितना खींच सकता है? तो मैक्सिमम उतना खींच सकता है जब तक नहीं वो बैठ जाए, मतलब 24 से जीरो हो जाए। तो 24 से जीरो होने का मतलब कमी कितना? तो 24। कह रहा है कि अधिकतम संख्या, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कितना होगा जो बैठ जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा, तो ये √4 है, √4 का वैल्यू 2, तो 2 दूना 4 और 2 से कट जाएगा 12, तो ये हो जाएगा √n बराबर 12 और n बराबर 144। तो यहाँ पे जो n था मैं थोड़ा लिख देता हूँ आपको, ये n का मतलब होता है डिब्बों की संख्या, ये n का मतलब है डिब्बों की संख्या। तो इस प्रश्न में डिब्बों की संख्या होगा 144, तो डिब्बों की संख्या हुआ 144, डिब्बों की संख्या 144, तो डिब्बों की संख्या 144 हुआ, इसका मतलब वो पूरा ट्रेन 144 हुआ, तो मतलब इंजन कितना खींचेगा? 144 पर तो बैठ ही जाएगा, मैंने जीरो हो जाएगा। मैंने बोला था कि 24 से जीरो हो जाए, तो 24 से जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब वो बैठ जाएगा, तो चल सकता है। तो 144 में चलने नहीं चल पाएगा क्योंकि वो बैठ गया है, एक कम कर दीजिए तब ना चलेगा। यानी अधिकतम डिब्बा, अधिकतम डिब्बा 143 जिसे इंजन खींच सकता है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 143। क्यों? क्योंकि सर कैसे सर? क्योंकि वो 24 था, मैंने कहा वो बैठ जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, तो 24 से जीरो हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ कितना डिब्बा हुआ जो बैठ गया? तो 144। तो खींच सकता है, प्रश्न कह रहा है कि वो खींच सकता है, तो 144 में तो बैठ गया, इसका मतलब खींच सकता है कितना? तो 143। कितना बोलिए? 143। इसका करेक्ट आंसर होगा 143। चलिए एक और सवाल है। देखिए ऐसा है कि बाहर बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है और लाइन कटा हुआ है, और संजोग से देखिए आज मतलब शाम में यानी 15 सितंबर का शाम में ये वीडियो बना रहे हैं, और 2 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास बारिश हुई थी, तो फिर हम सोचे कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर अचानक बारिश हो रही है, लाइन कटा हुआ है, और आप लोग को शायद मेरा पिक्चर नहीं दिख रहा होगा, तो उसके लिए सिर्फ क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी हमको क्या देखिएगा आप। तो थोड़ा बारिश हो रही है और बारिश में भी आप लोग का वीडियो बन रहा है, और लाइट कटा हुआ है, और ये इन्वर्टर में कनेक्टेड है इसलिए इस पर लाइट है। तो आप जो है हमको मत देखिए, खाली सवाल देखिए, और ये अंतिम है, इसको रोक दूंगा यहीं पे। देखिए क्या कहता है, कह रहा है एक निश्चित समय में 2 नलिकाओं में बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। देखो बाबू, जो रिलेशन यहाँ दिया हुआ ना कि नलिकाओं में बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती, पानी की जो मात्रा है W वो व्यास के वर्ग के समानुपाती, व्यास मतलब डायमीटर मतलब D,
दोनों बर्तन के आयतन में इतना का अनुपात है, तो वो बर्तन उन नलिकाओं द्वारा इतना इतना, देखो एक संबंध यहाँ है, आयतन है, बर्तन का आयतन। तो आपको मैं कभी बताया था बर्तन का वॉल्यूम बता आयतन, मैं बताया था नल और टंकी पढ़ाते समय। अगर आप में से कोई व्यक्ति मेरे पास नल टंकी पढ़े तो उसमें मैंने कहा था कि जब भी आयतन निकालना होता है किसी बर्तन का, तो हम लोग का रूल होता है कि दर गुना कुल समय, दर गुना कुल समय। दर गुना कुल समय क्यों, आप सुनिए। मान लीजिए मैं आपको कहा कि एक बाल्टी है, जिसमें एक बाल्टी जो है उसमें प्रति मिनट माने प्रति एक सेकेंड में एक गिलास प्रति सेकेंड उसमें भर रहा है, एक गिलास प्रति सेकेंड उस बाल्टी में पानी भर रहा है। और मैं आपको कहा कि वो कुल ना 30 सेकेंड काम करेगा, तो एक गिलास प्रति एक सेकेंड में एक गिलास, और मैं कहूँगा 30 सेकेंड में काम खत्म। तो बताओ एक सेकेंड में एक गिलास, 3 सेकेंड में काम खत्म, मतलब 30 गिलास उसका क्षमता हुआ। वही बोलते बाबू, एक गिलास जो है प्रति सेकेंड, गिलास पर सेकेंड, उसका दर हो गया और कुल होगा 30, यानी 30 एक सेकेंड में एक गिलास, तो 30 सेकेंड में 30 गिलास उसका इफिशियंसी हो गया, उसका क्षमता हो गया। अब देखिए ये थोड़ा कलर भी बदल रहा है, कोई बात नहीं, इस कलर को मैं ठीक कर देता हूँ। फिर से चला, देखिए विद्यार्थी, मैं फिर से अगेन कर रहा हूँ। मैं कह रहा कि अगर एक सेकेंड में एक गिलास भर रहा हूँ, मैं कहूँ कि 30 सेकेंड में ख़त्म, मतलब 30 गिलास उसका क्षमता हुआ। मतलब फिर से, अच्छा ये सवाल थोड़ा चेंज हो गया है, कोई बात नहीं। हाँ मैं यहाँ था, तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैं कहूँ कि आपके घर में एक नल है या एक टंकी है, मान लीजिए एक टंकी है जिसमें 2 मिनट में एक गैलन जो है 2 मिनट में भरता है, और मैं कहूँगा जो 30 मिनट में कहानी ख़त्म, तो 2 मिनट में एक गैलन, 30 मिनट में ख़त्म, तो 2 मिनट में एक गैलन, तो 30 मिनट में 15 गैलन उसका क्षमता हो गया। मैं कहूँगा 1 मिनट में 2 गैलन, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 मिनट में 2 गैलन, और मैं कहूँगा 60 मिनट में खेला ख़त्म, तो 1 में 2 तो 60 में 120 उसका क्षमता हुआ। मीन्स वॉल्यूम जो होता है बाबू, दर को यहाँ कह रहा है पानी की मात्रा, दर जिसको हम दर बोलते हैं, हाँ जिसको हम दर बोलते हैं, वही हम बोलते हैं दर, हम अपनी भाषा में बोलते दर, गुना टोटल समय, टोटल टाइम। लेकिन यहीं पे दर को बोल रहा, दर को कह रहा है पानी की मात्रा, माने पानी की मात्रा इतना, तो कुल समय, तो यहाँ पानी की मात्रा दिया हुआ है, W दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये ना एरो में नहीं कर सकते, इक्वल होता है ये फार्मूला है। तो आप इसको गौर से देखिएगा, तो ये फार्मूला हो गया V बराबर W गुना T। V मतलब वॉल्यूम, W मैंने दर यानी पानी की मात्रा, और टाइम मतलब टाइम। अब इस सवाल में देखिए ये ना इक्वल है, और कह रहा है कि टाइम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और आपका बोला उसका व्यास बताइए। बड़ा आसान हो गया बाबू। कैसे आसान हुआ सर? क्योंकि V का मान दिया हुआ है 36:5, टाइम दिया हुआ है, बोलता है नलिकाओं में इतना मिनट में टाइम दिया हुआ है, तो उसका व्यास बताइए। तो मैं आपको यहाँ से पूछ सकता हूँ, बताइए W बराबर क्या V/T होगा। अब इसी V/T को यहाँ लिखिएगा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा आसान था। W हटाइए, V/T लिखिए, V/T, और इसका वैल्यू दिया हुआ है समानुपात में इसका वैल्यू दिया हुआ है D²। अब देखिए, तो V का मान हो गया आपके पास दिया हुआ 36:5, T का मान दिया हुआ 5/9। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो मिनट है, इसको बदलिएगा नहीं सर? ना, काहे बदलेंगे, मिनट कर जाएगा। मिनट सेकेंड होता तब बदलते, जब मिनट हो तो फिर टेंशन मत दो। अगर मिनट हो तब भी कटेगा, सेकेंड हो तब भी कटेगा। अब वही कह रहा है कि D का मान बताइए, कुछ नहीं है। अब इसको क्रॉस कीजिएगा तो D का मान, D² का मान आ जाएगा, D² का मान आएगा 36 × 9, अनुपात में 5×5 = 25। तो आप सब जानते हो, यहाँ से D का मान हो जाएगा 6 और 6 × 18 और अनुपात 5, आंसर हो गया। फिर से मैं कह रहा कि इस सवाल में ना दोनों समानुपात में नहीं था। इससे पहले क्या होता था बाबू कि A/B और A/C, तो यहाँ पे ना अनुपात लगाते थे A/BC, लेकिन यहाँ अनुपात है, यहाँ इक्वल है। तो जब अनुपात हो, इक्वल हो, तो उस इक्वल को उसी अनुपात में लगा दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। W समानुपात है D², हम जानते हैं कि W बराबर V/T। ये आपको डायरेक्ट जानना चाहिए था, लेकिन आया कैसे यही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फाइनली मेरा रियल हुआ V/T D², V का मान पता, T का मान पता, D का मान निकाल दिया।
कैलकुलेट करके यही हो गया। चलिए, बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है और आगे नहीं बना सकते क्योंकि पूरा अंधेरा छाया हुआ है, लाइट भी कटा हुआ है बाबू। तो हम लोग देखते हैं। और हाँ, एक बात और बात जान लीजिए कि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि YouTube में मैं लगातार वीडियो नहीं डालूँगा, लेकिन आप लोग कमेंट करते हो तो हमको डालना पड़ता है वीडियो बीच बीच में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं YouTube में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट हाँ मैं चाहता हूँ कि कभी कदार आप लोग को कुछ बता दूँ, कोई सेट बना दूँ, इस तरह का करना चाहता हूँ बाबू। और ऑफलाइन तो आपका चलेगा ही, फिलहाल सरकार का गाइडलाइन जैसा होगा उसी अनुसार काम होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऑफलाइन का किसी भी बैच का जानकारी के लिए आप कोचिंग के नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बस यहीं तक था, बहुत महत्वपूर्ण था। और आज मैंने जो बताया शुरुआत में, याद रखिएगा, चक्कर गुना कॉक बटे टाइम, इस तरह का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। और खूब अच्छे से घर में मेहनत करिए, पढ़ाई में कोई कमी मत कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का अच्छा से अच्छा होगा और सबका रिजल्ट होगा। धन्यवाद।